अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने लेक्चर्स को दोबारा से रीस्टार्ट किया है और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप डिप्टेरिया पर जो है लेक्चर बनाएं और उस पर स्लाइड शेयर करें। तो ये मैंने स्पेशली जो है डिप्टेरिया के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो विदाउट वेस्ट टाइम नाउ वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। डिप्टेरिया क्या होता है या कौन सा बैक्टीरिया जो है वो डिप्टेरिया कोज करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिप्टेरिया जो कोज करता है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरिया बैक्टीरिया होता है जो कि डिप्टेरिया को कोज करवाता है। एक वेट इन्फेक्शन होता है, फेब्राइल होता है, फेटल डिजीज़ होती है। यानी कि फेटल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो कि लॉन्ग टाइम तक रहे, स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और ये जो डिज़ीज़ होती है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के से जो है वो ट्रांसफ़र होती है। मींस के जब पेशेंट कफ करता है, स्नीज़ होती है यानी कि छींक आती है, उसको खांसी होती है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाती है। साइड ऑफ इन्फेक्शन इज़ नोज़ एंड थ्रोट। इसका जो मतलब जहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो साइड ऑफ इन्फेक्शन जो है इसका वो नोज़ और थ्रोट होता है। रिस्क फैक्टर्स इसके अगर हम देखें तो क्या है कि कहाँ से ये बीमारी लग सकती है या हो सकती है। तो क्राउडेड इन्वायरमेंट्स में भी हमें नहीं पता होता है कि किसको ये बीमारी है, तो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट मतलब कि जिसको वो डिप्टेरिया हुआ हो, वो स्नीज़ करे, वो कफ़ करे और आपको नहीं पता, तो वो आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसके वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो और वो इस तरह से फैल जाए। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। पुअर हाइजीन मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो के जो है वो किसी भी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ सके। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि वही लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन मतलब कि आपका जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किसने रिपोर्ट किया था, ये किसने डिप्टेरिया को जो है वो के बारे में बताया था। तो पार्क विलियम 8 स्ट्रैंड मतलब ये होता है, स्ट्रैंड मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी बैक्टीरिया का जीन पे काम करते हैं तो उनकी डिफरेंट स्ट्रैंड्स होती हैं बैक्टीरिया की अपनी खुद की। जैसे कि इंसान होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और कुछ ऐसी भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए ना। तो इसी तरह बैक्टीरिया में भी ऐसी क्वालिटीज़ के तौर पर उसके कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो कि दूसरों को नुकसान देती हैं। तो वो 8 स्ट्रेन थी और पार्क विलियम ने उसको डिस्कवर किया था। रिपोर्टेड बाय क्लब्स एंड लूफर्स, जिसके बारे में बताया था क्लब्स ऑन लूफर ने 1883 में। नेम क्लब्स लूफर बैसिलस, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, नेम क्लब्स लूफर बैसिलस। और ये क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन एसिड फास्ट मतलब एसिड फास्ट नहीं है, कैटलिस एंड यूरियस पॉजिटिव है। अगर आप ये चाहें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डालकर, और उसके नीचे ये पॉइंट्स हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकते हैं कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्टेरिया के बारे में। ये ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है, कैटलिस और यूरियस पॉजिटिव होता है। अगर इसके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आती हैं कैटलिस और यूरियस पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम इसकी पैथोजेनिसिटी देखें, पैथोजेनिसिटी मतलब ये कितना पैथोजेनिक होता है, नुकसानदेह कितना ज़्यादा होता है। तो नंबर 1 लोकल लेशंस, सिस्टमेटिक लेशंस, ये 2 लेशंस बनाता है। अब लोकल और सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि लोकल मतलब जो एक ही जगह कोई इन्फेक्शन करे, कोई ज़ख़म हो जाए तो उसको लोकल लेशंस कहेंगे। लेकिन सिस्टमेटिक मतलब जो पूरे सिस्टम को ख़राब कर दे, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक लेशंस। अब वो कौन कौन से आते हैं, टॉन्सिल्स, यूवला, पैलेट, हार्ट, लीवर, किडनी और ट्रैकिया, फेरनिस, मसल्स, ये सारी जगह हैं इसके साइड ऑफ इन्फेक्शन कह लें या आप इसकी वो जगहें कह लें जहाँ पर ये बीमारी को कोज करवाएगा। और इसकी टॉक्सिन प्रोडक्शंस कौन से होते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। यानी कि कुछ एंडोटॉक्सिन होते हैं जो कि अंदर ही होते हैं बैक्टीरिया, कुछ एक्सोटॉक्सिन जो कि बाहर होते हैं, तो ये बाहर टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है।
उसके बाद ये इसके टॉक्सिन्स के नंबर होता है। अब कोई भी अगर डेटा या कोई भी जीन को रिकग्नाइज़ किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, तो उसके कुछ नंबर्स बना दिए जाते हैं या उस टॉक्सिन के नंबर बना दिए जाते हैं, तो जिससे हम उसको वर्ल्ड वाइड इंडिकेट करवाते हैं। तो उसका भी एक नंबर दिया हुआ है जस्ट। उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से अपने करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, यानी कि जो होस्ट होता है, यानी कि जिसको उसने बैक्टीरिया ने नुकसान पहुंचाए, उसके प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है और अपने आप को वहाँ ग्रो करवाता है। तो टॉक्सिन हैज़ 2 फ्रेगमेंट्स, 2 फ्रेगमेंट्स उसकी होती हैं, एक एक्टिव और एक बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स होती हैं। एक्टिव एक बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स मतलब जो कि किसी भी होस्ट से जाकर बाइंड कर जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स। और एक्टिव फ्रेगमेंट जिसको हम ए कह रहे हैं, एक्ट एज अपॉन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम्स, ये एंजाइम्स होता है जो कि क्या करवाता है, डीएनए की रिप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद जो ट्रांसफर डीएनए होता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है कुछ प्रोटीन्स को, कुछ मटेरियल का, जेनेटिकल मटेरियल को, तो ये ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम्स का नाम है, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एंजाइम्स हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, टीआरएनए डिसलोकेशन अकर्स फ्रॉम एक्सेप्टर टू डोनर साइट्स ऑफ राइबोसोम्स। ये क्या करता है, वहाँ पर जहाँ पर प्रोटीन को रिलीज़ होना होता है और एक्सेप्ट होना होता है, वहाँ जाके ट्रांसफ़र एनए बाइंड होगा इसका और अपनी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी उसकी। और जो खुद होस्ट का प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। इसके बाद आता है एब्जर्शंस, किस तरह से ये एब्जर्व होता है। तो इसकी एब्जर्शन में सबसे पहले एब्जर्व टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थोरैक डैमेज एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर देता है। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करवाएगा वहाँ, टॉक्सीमिया मतलब टॉक्सिस जहाँ रिलीज़ हो जाते हैं उसको टॉक्सीमिया कहते हैं। और नेक्रोसिस करवाता है, नेक्रोसिस मतलब सेल की जो टूटना का प्रोसेस होता है, एपिथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है। सोडो मेम्ब्रेन और लेथर फॉर्मेशंस और डिफरेंट टाइप की ये जो है वो इन्फेक्शन कराएगा। और जो वाइट ग्रे कलर का जो है ये, अगर जिस पोर्शन में ये हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया ने जिस पोर्शन में रिलीज़ किए हैं अपने बैक्टीरिया या फिर टॉक्सिन्स, तो वो एरिया डल वाइट ग्रे और ब्लैक सा हो जाता है। रिलीज़ ऑफ एरोसोल्स ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स वो होते हैं कि जो बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया ने जिसको इन्फेक्ट किया है वो खांस रहा है, और वो जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में जाकर एयर उसको क्या कर लेती है, उसको बाइंड कर लेती है। बाइंड करने के बाद अब वो एयर में भी शामिल हो जाते हैं, तो एरोसोल्स कहलाते हैं। सिम्टमोलॉजी मतलब किस कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इसके आ जाते हैं सोर थ्रोट, स्वाइलिंग, लो ग्रेड फीवर, पोस्ट्रेशन, डिस्पेनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है, स्वाइलन लैम्प्स, नोट्स जो है वो स्वाइल हो जाते हैं, नेक का हिस्सा जो है वो मोटा हो जाता है, जैसे कि गले कहते हैं गले आ गए, लेकिन वो डिप्टीरिया की वजह से होता है। चीज़ पसीना आता है, फीवर आता है, बार्किंग का जैसी भोंकने वाली ऐसी खांसी होती है, उस तरह से ब्लूइश स्किन ब्लूइश हो जाती है, ड्रॉलिंग, ड्रिपलिंग, स्लबरिंग और स्यूलोरिया, ये सारी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ सलाइवा होता है माउथ के आउटसाइड, यानी कि बाहर। कुछ लोगों में क्या होता है, बाय बर्थ ऐसा होता है कि वो सो रहे होते हैं, उनके सलाइवा रिलीज़ हो रहा होता है, वो इसकी वजह से नहीं होता, वो उनका नेचुरली होता है। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया ने उसको, डिप्टेरिया कॉनी बैक्टीरियम ने उसको इन्फेक्ट किया है, तो उसका ये एक सिम्टम्स होगा। सीवियर स्टेज में, अगर सीवियर स्टेज में बैक्टीरिया चले गया है तो क्या होगा, ब्लड आएगा, वाटरी ड्रेनेज फ्रॉम नोज़ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा है, और इस तरह से मतलब डिस्पेनिया होगी, फास्ट और हाई ब्रीथिंग हो जाएगी, साउंड मतलब उसका डिफरेंट सुनाई देगा। डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल स्वाइलिंग, यानी कि स्वॉलिंग मतलब होता है खाने में मुश्किल होगी।
और थायराइड में आपके इन्फेक्शन हो जाएगा, बार्किंग कफ हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगा लिम्फ नोड्स। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये सीवियर कंडीशन में होता है। और एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है इसकी। मायोकार्डाइटिस का मतलब ये होता है। उसके बाद इसकी डिप्टेरिया के अगर हम टाइप्स के ऊपर जाते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैलिग्नेंट डिप्टेरिया में, ठीक है, जो कि अल्सरेन होता है, या फिर सेप्टिक डिप्टेरिया, और या फिर हेमोरेजिक डिप्टेरिया। ये सारे डिप्टेरिया की टाइप्स हैं। तो अभी हम टाइप्स की तरफ नहीं जा रहे, हम जनरल डिप्टेरिया की बात करें तो मैंने ये आपको जस्ट डिफ़ाइन किया कि मैलिग्नेंट डिप्टेरिया होता है, सेप्टिक होता है, हेमोरेजिक होता है। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। वो थोरेट स्वाब के थ्रू आप ले सकते हैं, नेसल स्वाब के थ्रू ले सकते हैं, या स्पूटम या पेशेंट का ब्लड ले सकते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। उसके बाद उसकी क्या करते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसका सीवियर बनाते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नहीं, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हुए उसको डायग्नोज करते हैं। थिन सिलेंड्रिकल रोड्स विद क्लब एंड्स, ये इसकी निशानी है। प्लियोमॉर्फिक यानी कि इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल डिप्टेरिया बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होता। अब इसके जो कुछ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाक्रोमिक ग्रैन्यूल्स टाइप की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं अंडर अल्बर्ट स्टेनिंग एंड नेज़र स्टेनिंग टेक्निक। अगर अल्बर्ट स्टेनिंग और नेज़र स्टेनिंग में जाते हैं, बेसिकली ये स्टेनिंग्स जो हैं वो जो आम लैब्स होते हैं वहाँ नहीं होती हैं, तो ये मोस्टली आपको देखने में नहीं मिली। लेकिन अगर आप गूगल्स वगैरह में इसको सर्च करेंगे तो आपको ये सारा प्रोसीजर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम इसकी कल्चरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोफर सीरम एगर बनाते हैं। ये एक एगर का नाम है जो कि इसको कल्चरिंग करने के लिए हम बनाते हैं। स्मॉल म्यूस्ड क्रीमी एंड ग्लिस्टेनिंग कॉलोनीज़ उसके ऊपर मौजूद होती है डिप्टेरिया की। जब हम लोफर सीरम एगर बनाते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ होती हैं वो छोटी होती हैं, म्यूस्ड होती हैं, क्रीमी होती हैं, और ग्लिस्टेनिंग कॉलोनीज़ उसकी ऊपर नज़र आ रही होती हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा ये अलग अलग मीडिया पर अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। तो मैंने वो कुछ मीडिया डिफ़ाइन इसमें किए हैं और उनकी कैरेक्टर के, अगर ब्लड टॉलरेट मीडियम बनाएंगे तो उस पर लार्ज ग्रे ब्लैक कलर की होंगी। हॉलेस मीडियम बनाएंगे तो उसमें कैसी कॉलोनीज़ होंगी। और अगर दूसरा मीडिया प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ गया जो है टेंस्टाइल एगर बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट कॉलोनीज़ प्रेजेंट्स होंगी। उसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीटॉक्सिन से हम करते हैं माइल्ड केसेस में, ठीक है। तो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है, डॉक्टर साहब को एंटीबायोटिक देगा, और अगर ये सीवियर की तरफ जाता है तो फिर ये आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, आपके गले को नुकसान पहुंचाता है, आपके लिम्फ नोड्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक एक इसका बेसिक हल है, ठीक है। अगर वो उसमें कौन कौन सी आ गई, एथ्रोमाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन्स जो होती हैं वो कौन से ग्रुप से एंटीबायोटिक के रिलेट करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वाले से करती हैं या फिर जो है सेल वॉल इनहिबिटर से करती हैं। तो ये एक अलग पूरा चैप्टर है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन अभी आप बेसिक ये याद कर लें कि जो केफ्लेक्स, एथ्रोमाइसिन और सेफ्लोस्पोरिन ये इसका अल्टरनेट थेरेपी होती है जो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि इसको हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं। वैक्सीन करवाएं इसकी, ठीक है। बर्थ के बाद इसकी कुछ वैक्सीन्स होती हैं आफ्टर 1 ईयर, और स्कूल एज में इसकी जो है वो वैक्सीन्स की जाती हैं। तो उस पर हम अपना फोकस रखें और बच्चों को प्रॉपर उसकी वैक्सीन दें। सिटिंग क्राउडेड एरिया से अवॉइड करें, ठीक है। ड्रग्स जहाँ पर जो है डंग्स वगैरह या ऐसी चीज़ें होती हों, या फिर अवॉइड करें। ईटिंग फूड बाय कैरियर हैंडलिंग से
Avoid sitting with severe respiratory patients. Avoid frequent walks in hospital dust room. Clean mouth before and after sleep. Apply sanitary measures and immunization. It's all about the safety precautions from diphtheria. Okay, so if you have any confusion, any question, you can ask me in my comment section box. इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर्स अब डे बाय डे कंटिन्यू करूँगी. आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स में, अपने फेलोज़ में, अपने जो है वो रिलेटिव में मेरे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं और से अच्छे आपके लेक्चर्स बनाऊँगी. जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेट करता हो या फिर साइंस से रिलेट करता हो, आप मुझे बताएं. मैं इंशाल्लाह उसको ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी. आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा. इसके अलावा मेरा एक और चैनल मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मोटिवेशंस होंगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए. उसमें बहुत मोटिवेशंस होंगी, तो मैं उसका नाम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही. अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम आपको बताऊँगी. उसके बाद आप मेरे उस चैनल पर जाके उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें. उसमें आपको बहुत अच्छी मोटिवेशंस मिलेंगी और आपकी लाइफ लेसन्स आपको मिलेंगे. आपको पूरी जो है वो एक पाथ मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरे लोगों से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन जब हम मोटिवेशंस लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो हमारे वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स पर ओवरकम ईज़िली कर पाते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.